Good morning. Welcome to all. We have with us today Dr. Mujibur Rahman. He is known to you. Many of you have heard about him and his writings. Uh, Mujibur Rahman teaches at Jamia Millia Islamia. We have a center at Jamia Center for the Study of now Social Inclusion Studies, uh, which is a center that runs and works very actively in the area of exclusion and marginalities. Uh, Dr. Mujibur Rahman has a specialization in the area of politics, development politics, with a special focus on religious minorities. Uh, his writings, contemporary writings, are The Rise of Saffron Power, Reflections on Indian Politics, Communalism in Post-Colonial India, Changing Contours, that was published in 2016 and then 2018. Largely, he writes on lot many weekly national journals, weekly dailies, editorial column writer. He has also worked on various research projects hosted by Princeton University, Columbia University, uh, Sciences Po, University of York, and so other many universities. He is also a recipient graduate training at University of Austin at Texas, University of Heidelberg, Germany, and Indian Institute of Technology from Delhi. We are also happy to have him because various common connections. In this lecture, many of you are aware that Department of Sociology organizes every month one lecture, which is largely run by research students of the department. रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के रिसर्च स्टूडेंट्स का रिसर्च कोलोकियम है। ये प्रोग्राम उन्हीं के ज़रिए मुनक़द होती हैं और ख़ास तौर से ये उन एरियाज़ में टॉक्स कराते हैं जिसमें लार्जली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का रिसर्च वर्क है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ से मैं आज के मेहमान डॉक्टर मुजीबर रहमान का खैर मकदम करता हूँ। I'm happy on behalf of the department that you agreed to spend some time with us, all of us. Also because just yesterday we spoke and he said, okay, we'll do and go ahead. ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि आपके दरमियान, आपके वक्त में ऐसे वो लोग हों जिन्होंने बेशुमार काम किए हैं, बेशुमार राइटिंग्स किए हैं और सिर्फ राइटिंग्स के बुनियाद पे, अपनी स्कॉलरशिप के बुनियाद पर पूरे दुनिया में उन कामों को पहुंचाया है, यंग रिसर्चर्स को इंस्पायर किया है और सिर्फ यंग रिसर्चर को नहीं बल्कि अपने साथ कंटेम्प्रेरी एकेडमिशियंस को भी कॉम्पीट करने के लिए, मेहनत करने के लिए मजबूर किया है। मुजीबुर रहमान साहब उन कुछ एकेडमिशियन शख्सियात में से शामिल हैं जिन्होंने मुस्लिम पॉलिटिक्स पे हिंदुस्तान में ख़ासतौर से पिछले 12 सालों में, 15 सालों में पॉलिटिकल चेंजेस जो आए हैं माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लार्जर प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम लोग हैं जो अभी इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा खुशगवार मौका है। वी आर प्रिविलेज एंड वेरी हैप्पी टू हैव यू विथ अस. I'll not take much time and I request all my friends who are from School of Social Sciences, from various departments, women studies, social work, sociology, political science, and so forth. You feel free to have your time once the guest, reaches to you and make it more interactive. Thank you for agreeing, and I hand over to you for this other 10 minutes. तो आप सबको ये पता होगा कि दैट हिंदुस्तान में अभी की जो हालत है इसमें मुस्लिम कौम के साथ ज़्यादती हो रही है करके एक ज़्यादातर ये सोच सब लोगों के अंदर में है, मुसलमान कौम के अंदर में है और जो सेकुलर लोग हैं उनके अंदर में भी है। तो इस खिलाफ में बहुत ही क्रिटिकल आइडियाज़, क्रिटिसिज्म सरकार को सिलसिले में, सरकार के कदम के सिलसिले में बहुत सारे क्रिटिसिज्म आ रहे हैं। So it is in this context that I wrote this particular book. बहुत दिन पहले, अराउंड 5-6 साल पहले, ऐसा मेरा एक इरादा था कि मुस्लिम के ऊपर मैं किताब लिखूं करके।
क्योंकि जामिया में काफ़ी दिन से बहुत सारे लोग मुस्लिम पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के ऊपर में किताब लिखे हैं। जैसे हमारे मुसरुल हसन साहब थे हिस्टोरियन, वो एक किताब लिखे हैं। जैसे मोहम्मद मुजीब साहब थे, इरफान हबीब साहब के छोटे भाई, जो कि जामिया के कई साल तक वाइस चांसलर रहे, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा मशहूर किताब लिखी है इंडियन मुस्लिम्स। और एक आबिद हुसैन साहब थे, उन्होंने किताब लिखा था द डेस्टिनी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो सम ऑफ अस एसएसआर कमेटी के बाद में मेरी ज़्यादातर दिलचस्पी इस सब्जेक्ट के ऊपर में आई और मैं इसमें लिखना चाहता था। इस वक्त एक कुछ स्टूडेंट्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक बार एक पैनल डिस्कशन किए इन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। तो उसमें मैं और मेरे कई सारे साथी, एक आमिर अली साहब हैं, वो जेएनयू में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, और एक हैं यासिर अराफत साहब, वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम लोग एक पैनल डिस्कशन में थे। तो उस वक्त, ये 6-7 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त सवाल ये आया कि मैं किस सिलसिले में बात करूं। वी ऑल वर गोइंग टू टॉक अबाउट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम के किस डायमेंशंस, किस पर्टिकुलर कंसर्न्स के ऊपर में हम लोग वहाँ पे तकरीर करें, ये हमारे लिए एक मसला था। तो मैंने ये कहा कि देखो, मुस्लिम बैकवर्डनेस या मुस्लिम का जो गरीबी या ये सारा चीज़ है, मसला है, उसमें तो कई सारा डिस्कशन चलता रहता है। फिर मुस्लिम्स और जो टेररिज्म के सिलसिले में, मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम्स इस्लाम टेररिज्म, 9/11 के बाद में इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन चलता रहा है। तो क्या नया चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं? इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल फ्यूचर। तो मेरी किताब का जो सेंट्रल थीम है वो है मुस्लिम कम्युनिटी का पॉलिटिकल फ्यूचर, उसके साथ क्या हो रहा है। ये है मेरा जो सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स, जो ये है। ये इसको बहुत सारे जो रिव्यू, किताब काफ़ी सारा रिव्यू हुआ है। इसका लॉन्च जर्मनी में हुआ है, पहले शुरू हुआ जर्मनी में, 3 जुलाई में हुआ। उसके बाद में दिल्ली में कई सारे इवेंट्स हुए हैं। यू शिकागो सेंटर में लास्ट वीक में हुआ, यूनिवर्सिटी शिकागो का इस्लामिक सेंटर में हुआ है। जेएनयू में डिस्कशंस हुए हैं। अभी हम गए थे जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में, वहाँ भी 2-3 जगह पर हुआ है। तो इस तरीके से बहुत जगह पे इसके किताब के बारे में डिस्कशंस हुए, बहुत रिव्यूज़ आए हैं। फ्रंटलाइन में, हिंदुस्तान टाइम्स में, द वीक मैगजीन में, तो बहुत सारी जगह पर इसके एक्सेप्ट्स प्रिंट में, तो एक्सेप्ट्स और रिव्यूज़ वगैरह आए हैं। तो मैं एक चीज़ नोटिस किया कि जो मेरा जो दो चीज़ है, एक तो बहुत सारे लोग सिकवा ही नाम समझकर उन्होंने ये समझते हैं कि ये मौलाना इकबाल के सिलसिले में, इकबाल के सिलसिले में कुछ कहते हैं कि सिकवा, उनका सिकवा है, के ऊपर में बहुत सारा लिखा है। तो इसलिए people think that I'm trying to engage with मोहम्मद इकबाल, द पोएट इकबाल। मेरा इसमें एक्चुअली मेरा कोई पोएट इकबाल के साथ एंगेजमेंट नहीं है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी बात है। फिर लोग दूसरे जगह पर दे गो इन ए वेरी डिफरेंट ट्राजेक्टरी ऑल टुगेदर। जो एनालिसिस होता है वो पूरा इकबाल के काम के बारे में मैं कई जगह पे रेफर किया हूँ, बट इकबाल वॉज नॉट ऑन माई माइंड। दिस इज अ पोलिटिकल बुक मेड एक्सक्लूसिवली ऑन पोलिटिकल फ्यूचर। तो मैं पहले ये डिस्कस करना चाहता हूँ पोलिटिकल फ्यूचर के सिलसिले में मैं क्या कहना चाहता हूँ। व्हाट डू आई मीन बाय पोलिटिकल फ्यूचर, ये बड़ी चीज़ होती है। पोलिटिकल फ्यूचर में इसमें डिफाइन किया हूँ, इसके इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे, आई हैव डिवोटेड कपल ऑफ पैराग्राफ्स डिस्कसिंग अबाउट पोलिटिकल फ्यूचर। नाउ व्हाट इज पोलिटिकल फ्यूचर? देयर इज समथिंग कॉल्ड ए जनरल फ्यूचर, उसके बारे में सब लोग बात करें। जैसे एस आबिद हुसैन साहब, उनकी किताब का टाइटल था द डेस्टिनी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। वो एक जनरल फ्यूचर होता है। कोई भी जनरल फ्यूचर का डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक रहता है इकोनॉमिक फ्यूचर होता है, एक कल्चरल फ्यूचर होता है, वैसे एक पॉलिटिकल फ्यूचर एक डिफरेंट कंपोनेंट होता है। और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट करता हूँ कि पॉलिटिकल फ्यूचर हैज़ द प्राइमेसी। अनलेस योर पॉलिटिकल फ्यूचर इज इंश्योर्ड, then all the discussions concerning economic future, cultural future becomes secondary। वो सेकेंडरी हो जाता है। कैसे होता है? पॉलिटिकल फ्यूचर का मतलब ये होता है बेसिकली कि द प्लेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन द पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, है ना। हमारा सोसाइटी एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर इसको ड्राइव करता है या गवर्न करता है। देयर आर डिसीजंस आर बीइंग मेड बाय पीपल हु आर इन द पोजीशंस ऑफ पावर, राइट। एंड दैट पोजीशंस ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें पार्लियामेंट है, असेंबली है, उसमें मिनिस्टर बनते हैं, सरकार बनते हैं, वो पॉलिटिकल पावर वहां पे रिफ्लेक्ट करता है, वो डिसीजन लेते हैं। आपका जो ज़्यादातर डिसीजन वही होता है। तो वहां पर मुसलमान कौम का क्या पोजीशन है?
1947 के क्वेश्चन की हैसियत से मुस्लिम्स आर इक्वल, थियोरेटिकली मुस्लिम्स आर सपोज्ड टू बी इक्वल विथ अदर्स। मेरा जो आर्गुमेंट है कि दैट वेरी कंडीशन इज बीइंग अनसेटल्ड। जो इक्वल स्टेटस हमारा था वो हिल गया है। अभी कोशिश ये हो रहा है कि उनको दबा दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए। ओके, वो कैसे हो रहा है? इसमें एक जो सबसे बड़ा मिसाल है, एग्जाम्पल है, द डिसीजन बाय भारतीय जनता पार्टी नॉट टू फील्ड मुस्लिम कैंडिडेट्स इन असेंबली और पार्लियामेंट। जब असेंबली और पार्लियामेंट में मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा नहीं करते हैं तो आपका कोई एमएलए या एमपी नहीं बनता है। जब एमएलए या एमपी मुसलमान नहीं बनता है तो कैबिनेट में कोई मिनिस्टर नहीं बनता है, सीधी सी बात है ना? तो क्योंकि तो इसलिए उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन मेन पॉलिटिकल बॉडीज में बहुत कम गए। देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इवन इन ए स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश। 2014 में आप सबको पता होगा एक भी मुसलमान इलेक्ट होकर नहीं आया आउट ऑफ 81 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज बीजेपी किसी को खड़ा नहीं किया और बीजेपी स्वीप किया इलेक्शन को। ओके, तो अब as a result of which the political voice of the community has automatically been reduced because the representation has reduced. Now in democratic politics representation is a very central part of, एक बहुत ही central fundamental part of political life. Okay? लोग ये कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हाँ मुसलमान लोग के साथ हम लोग रहते हैं, हम सबको पता है मुसलमान का क्या ज़रूरत है। क्या वही ज़रूरत है? उसको भी वही यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए, यही तो है ना जो दूसरों को चाहिए। सबके लिए बन रहा है, उनके लिए बन रहा है, तो परेशानी क्या है? उसकी क्या ज़रूरत है कि कोई एक मुसलमान एमपी बनकर आए? एक सवाल आता है ना? आई आर्ग्यू दैट रिप्रेजेंटेशन इज वेरी सेंट्रल, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज सेंट्रल बिकॉज विदाउट दैट डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट। In an ideal polity, anyone can represent anybody. But we are not in an ideal polity. Okay? There is no ideal polity anywhere in the world. The reasons for why Muslims should represent themselves, कि मुसलमान को रिप्रेजेंट करे, उसी वजह से जिस वजह से दलित को रिप्रेजेंट करे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दलितों के बारे में हमको सब पता है, उनकी क्या तकलीफ है, क्या परेशानी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि औरतों की कोई ज़रूरत नहीं रिप्रेजेंटेशन होने के लिए, क्योंकि औरत तो मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मुझे पता है उनका मसला क्या है, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, है ना? क्या फेमिनिस्ट लोग ये आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि फेमिनिस्ट वुड आर्ग्यू कि नो, वुमेन हैज अ राइट टू रिप्रेजेंट हरसेल्फ। It is possible that you may say that because your mother is a woman, your sister is a woman, your wife is a woman, your daughter is a woman, but that does not mean that the women should cease to have a voice of her own. So by the same logic, Muslims should have a voice of their own. It is very important to recognize that. Okay? अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुआ था वहां पे एक बहुत बड़ा मैक्सिम आया था, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आप जब कोई कम्युनिटी को टैक्स करते हैं, उसको अलाउ नहीं करते उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम तुम्हारे तरफ से सारा डिसीजन ले रहे हैं, हम आपको टैक्स क्या करते हैं। You see, our legitimacy is it's a give and take relationship with the society and state. ये इंस्टीट्यूशन पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, आप लोग सब समझते होंगे कि हम लोग तो बहुत कम पैसा देके सरकार ने बनाया है तो पैसे हम लोग दे रहे हैं। द फैक्ट इज दैट सरकार तो खुद पैसा नहीं बनाता है ना, सरकार हमसे पैसा लेके किसी को देता है। This is our money being invested on us. It is not some chai wala has earned his own money, has given to the government and is running the government for us. That's not true. So this argument कि सरकार का पैसा लेके कोई कर रहा है, नहीं, सरकार का पैसा नहीं लेके, तो हमारा पैसा लेके हमारे ऊपर खर्च, तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना? ये सच है कि मेरे पैसे से यहाँ पे कोई आदमी नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मेरे पैसे, मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ वहाँ पे किसी दूसरे का पैसा लगा है। When I studied in IIT Delhi, तो उसमें कोई दूसरा आदमी का पैसा लगा है। मैं उस वक्त सिटीजन नहीं था, टैक्स नहीं देता था। आज मैं टैक्स दे रहा हूं तो मेरे पैसे से मनु में खर्च हो रहा है। So this is how the society is organized. Modern democratic society is organized accordingly. तो जब किसी कम्युनिटी को आप टैक्स करते हो, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हो, देते हो, उसे क्या कहते हैं?
उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। When you forcefully deny a community a representation, but you tax and govern the community, that is called colonialism. So what is unfolding for Muslims in fundamental sense from this point of view is indeed an attempt to colonize the community. You may not believe it, but that's exactly what is unfolding. Since it is not complete, the process is ongoing, so people are not able to realize. क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये रही है कि मुसलमान को कोई रिप्रेजेंट नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में मुसलमान नहीं है, चंद मुसलमान हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो अभी उसका इफेक्ट ये पड़ा हुआ है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी समझते हैं कि अरे इंडिया में बहुत हिंदू कॉन्शियसनेस आ गया है, तो ये मुसलमान को टिकट वगैरह देकर कुछ फायदा नहीं है ना। ये इफेक्ट भी उनके ऊपर पड़ेगी, बीजेपी को इतना लोग दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग समझ गए, और उसका असर खाली इलेक्शन पे नहीं पड़ा है, उसका असर ये बुक डिस्कशंस में पड़ा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लोग डरते हैं कि मुसलमान के ऊपर किताब उसको डिस्कशन करने के लिए। मेरे दोस्त जो कि किताब पब्लिश होने के पहले से बोलते थे, अशोका यूनिवर्सिटी में, जिंदल यूनिवर्सिटी में, मुझे भी विल कम डेफिनेटली मेक ए प्रेजेंटेशन, अभी बोलते हैं यार एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा परेशान कर रखा है, तो थोड़ा सोचते हैं। जेएनयू के यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर मुझे बोले कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक अपेरेंटली, कि मुझे हम ऐसा करते हैं, हम आपको बुलाते हैं, एक टॉपिक रखते हैं ऐसा जैसा कि वो टेबल से आ जाए, यू पास थ्रू द टेबल एंड देन यू से व्हाटएवर यू वांट टू से। आने के बाद में अंदर तुम जो कहना चाहते हो करो, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मसला नहीं आए। So the impact has gone to this far that you can realize today even Muslims are hesitant to talk about Muslims. बैंगलोर में मेरे एक होस्ट थे जो कि the moment he found out that it's a very political book, उन्होंने कैंसिल ही कर दिया इवेंट। अभी वो पूरा कैंसिल कर दिया। There's a very high profile businessman जो कि सबको बुला के डिस्कशन करते थे, बड़े लंबा बात किया मेरे साथ कि मुजीब साहब आप आइए। मेरा किताब का पहला इंटरव्यू ने करण थप्पर ने किया, और करण थप्पर बड़े आदमी हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग उसको देखे, और उसके बाद मेरे पास बहुत फोन कॉल आना शुरू हो गए, तारीफ करके, कोई कंग्रेचुलेशंस करके, कोई और कुछ करके। फिर और एक चीज मुझे हर लोग बताते हैं कई जगह पे जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स वाले मुझे एक चेंज मेकर का अवार्ड दिया उन्होंने, तो वहाँ पे भी लोग बोले कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, हैप्पी अबाउट यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्रेव थिंग यू हैव डन। ब्रेव, मैं किताब लिख रहा हूँ, इसमें ब्रेवरी की क्या जरूरत है? मैं किसी को जाके न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं डाल रहा हूँ ना, लेकिन मिसाइल नहीं मार रहा हूँ, ये गोली नहीं मार रहा हूँ कि बॉस कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, मुझे गोली मार के आ गया, तो बोला एक मैं किताब लिख रहा हूँ। बट लोग मुझे ये तारीफ करते हैं कि बहुत इस माहौल में इस तरीके का किताब लिखना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि एक बंदा सरकारी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। द पर्पस ऑफ सेइंग ऑल दिस थिंग्स, ये सारी बात आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में, कल्चरल एनवायरनमेंट में इसका क्या असर पड़ा है। एक जबरदस्त असर पड़ा है, which is primarily squeezing not just the political voice but any kind of discussions concerning Muslims, which is one of the objectives of majoritarian ideologies. हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एक जो ऑब्जेक्टिव है is to produce not just a Hindu majoritarian culture but to encourage Muslims to begin to think, begin to ask, begin to hate themselves कि बॉस कैसे कौम में पैदा हो गया मैं। सेल्फ हेटिंग कम्युनिटी, वैसे हु एम आई। एक इस तरीके का इस्लामोफोबिक सोशल पॉलिटिकल कल्चर पैदा हो जाए जिसमें कि मुसलमान सोचेगा कि बॉस में ये नहीं है ना। इसका एक दूसरा मिसाल मैं आपको देता हूं, वो है जब से 9/11 हुआ, एक जनरल इंप्रेशन हो गया कि मुसलमान लोग बड़ा फंडामेंटलिस्ट, एक बड़ा स्टेटमेंट आता था कि
ऑल मुस्लिम्स आर नॉट फंडामेंटलिस्ट बट टेररिस्ट्स, ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स, एक ऐसा स्लोगन चला, है ना। तो उसमें जो मॉडर्न मुस्लिम्स होते थे, जैसा फरीद जकारिया साहब है, एक बहुत मशहूर, कई लोग जानते होंगे फरीद जकारिया को, जानते हैं फरीद जकारिया को? वो एक्चुअली आज मैंने अभी खबर मिला मुझे कि वो आज या कल रात को वो बॉम्बे में एक्सप्रेस का एक अड्डा करके एक होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट किए हैं। वो बॉम्बे के रहने वाले हैं, उनके अब्बा बहुत बड़े बॉम्बे के पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र के। वो मैं भी डिस्कस किया है, रफीक जकारिया साहब। सचार कमेटी के पहले गोपाल सिंह पैनल कमेटी 1983 में बना था, वो उसके मेंबर सेक्रेटरी थे। was a very prominent intellectual, Muslim intellectual and a very prominent political figure, ये उनके बड़े बेटे हैं। तो वो इंटरव्यू ऐसा देते हैं, आप वो मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ, एक जनरली आप सबसे सुनेंगे कि जो वेल एजुकेटेड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस वगैरह में पढ़े हैं, या अपने आप को लिबरल मुस्लिम्स कहते हैं या मॉडर्न मुस्लिम्स कहते हैं, उन लोग सब ये कहेंगे, यस यस, आई एम बोर्न एज अ मुस्लिम बट आई एम नॉट ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यू नो। वो आप कहने के पहले वो अपने आप कह देंगे, वो एक फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन है। आप उनका इंटरव्यू देखेंगे, रफी जकारिया का, मैं एक बार सुन रहा था, यस आई एम बोर्न एज अ मुस्लिम बट आई एम नॉट ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बिफोर, बिकॉज यू एंटिसिपेट कि जब तुम अपने आप को मुसलमान कहोगे कि ये समझेगा कि ये तो बिन लादेन का सिंपथाइजर होगा, या ये एक टेररिस्ट का सिंपथाइजर होगा, या एक मिलिटेंट होगा, या जो जो नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में है उसके दिमाग में होगा। तो इसके लिए पहले से सफाई दे देते कि मैं मुसलमान हूं लेकिन नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। This is just one of the early signs of community becoming a self-hating community. कि वो अपने आप को ये पूछना शुरू करेगा कि बॉस हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां फंस गया। तो ये सारा चीज है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट का इस तरीके से इम्पैक्ट होता है। व्हाइट रेसिज्म का ऐसे ही इम्पैक्ट अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर में हुआ। और एक मैं किताब का शुरू करता हूं डुबोई के कोट से, डबल कॉन्शियसनेस जो होता है वहीं से शुरू होता है। वो अफ्रीकन अमेरिकन जो स्लेव, वो तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस किया है, वो इस तरीके से सोचना शुरू करता था कि बॉस मैं कहाँ फंस गया। उसको तो बहुत ज्यादा होती थी अफ्रीकन अमेरिकन से। नाउ लेट मी कम बैक टू अनदर पॉइंट। दो चीज मैं कहूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट क्यू एंड डिस्कशंस। किताब का सारा बात मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि फिर आपको किताब पढ़ने में मजा नहीं आएगा और फिर किताब खरीदने में भी मजा नहीं आएगा, तो उसमें मेरी बहुत लॉस होगी। तो आप लोग किताब पढ़िए, और किताब खरीद के पढ़िए तो बहुत अच्छी होगी बात। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 500-600 रुपये हैं। आप जब स्टारबक्स कॉफ़ी हाउस जाते हैं तो उतने पैसा खर्च करते होंगे, तो या जब आप जवान या पठान मूवी देखे होंगे उतना ही पैसा खर्च किए होंगे, या उससे ज़्यादा पैसा खर्च किए होंगे। तो उसमें तो फेक एंटरटेनमेंट मिलता है, इसमें दिस इज सब्सटैंटिव इशू दैट डील्स विथ आवर लाइफ, द लाइफ ऑफ आवर कम्युनिटी, and so therefore you should read this book. That's, I urge, one of the reasons I agreed to this, I want to reach out to young people of your generation to understand what is unfolding in this country and why it is important that we should have an active conversation on this particular questions. एक क्वेश्चन से आप कॉन्वर्सेशन से दूर भागने से इसका ऑटोमेटिक कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। It is important. Hindu-Muslim conversation is very central to the life of Indian politics. You cannot run away from it. If you run away from it, then it will be manipulated, and that is exactly what has happened at this point of time. There are a lot of things which are misleading, misinterpreted, have been spread all over about it. Because of this, because we are not adequately intellectually equipped to write about it, talk about it. So it's very important that we should do this about it for your own understanding of it. Because by being educated, by being somebody who is a student, a postgraduate or graduate or PhD, you are in an extremely privileged position as opposed to millions of the people in this country. Okay? The privilege that you are sitting in one of the prominent cities of this country in a major university and talking about it is a great privilege. When you look at lives of millions and millions of people in this country about it. You know? So now the second point I want to talk about is the country is in the middle of what I call the ideological warfare. हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स चल रहा है, इसको जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, they try to look at it कि एक रूटीन मैटर चल रहा है, इलेक्शन होता है 5 साल में, कोई आता है कोई जाता है वगैरह।
I don't look at it from that point of view. If you look at it from that point of view, then you will not understand what is happening in this country. To understand this, you have to understand the history of at least 100 years. You have to go back 1920s. अब जब 1920s के पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप चले जाएंगे, इमेजिन करेंगे, तो उस वक्त आप देखेंगे कि उस वक्त देयर वर 3 पॉलिटिकल फोर्सेस व्हिच वर ऑपरेटिंग. एक पॉलिटिकल फोर्स था represented by political parties like Congress and left, okay, which believed that people of all religions can live together. Then there was Muslim League or Muslim separatists who believed that Hindu Muslim cannot live together, Muslims require a different nation. So Pakistan movement. तीसरा था the Hindu right group, which believed this is a Hindu land, only Hindus have the right to live here, and all these people outsiders who have come and staying here. So British colonialism is not the only colonialism. There were also Muslim colonialists. ये मुसलमान भी बाहर से आया है ना? तो we have to have a movement. We should address all of them, take them all out, and then we can reclaim our Hindu land. The whole attempt to change the name of cities, name cities which are named after Muslim kings and rulers and all of it, have been changed. In Maharashtra, in Uttar Pradesh, Allahabad is no longer known as Allahabad, things like that about it. It's all an attempt to justify that variety of interpretation of history. 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट होकर आए, उनका पहला स्पीच आप जब गूगल करेंगे तो देखेंगे, सुनेंगे, फर्स्ट उसमें वो कहते हैं हजारों साल की गुलामी. When he says हजारों साल की गुलामी, he is basically referring to this particular history, which is the interpretation of Hindu right. Right? सेकुलरिस्ट ये कहते हैं कि मुसलमान, ये सच है, मुगल ने बाहर से आए, कुछ आए, पर यहाँ पे भी लोग बहुत सारे ज्यादा मुसलमान है, वो यहाँ से अंग्रेजों की तरह दौलत लेके भाग नहीं गए. वही दौलत से उन्होंने यहाँ पे ताजमहल बनाया, वही दौलत से उन्होंने यहाँ पर रेड फोर्ट बनाया, उसी दौलत से उन्होंने यहाँ पे इमामबाड़ा बनाया और यहाँ पे इस वतन को अपना वतन समझा. There is a difference between how British colonialists operates and how Muslims in this country lived. So ये चीज को हिंदू राइट जो होता है वो मानता नहीं. उसका कहना है कि, और इसमें जो सावरकर का इंटरप्रिटेशन जो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, उनका ये कहना है कि मुसलमान और क्रिश्चियन हिंदुस्तान को कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ पे रेसिडेंट है और उनका जो असली लॉयलिटी है वो मक्का के साथ है या जेरूसलम के साथ है. उनका जो स्पिरिचुअल अबोर्ड है वो वहां पे है. सो दे कैन नॉट बी 100% लॉयल. हु विल बी लॉयल? द हिंदूज विल बी ओरिजिनली लॉयल, क्योंकि उनका सारा धाम वगैरह सब यहीं पे है. ये आर्गुमेंट सावरकर का अपने हिंदुत्व में करते हैं. ठीक है. तो विजय माल्या बहुत लॉयल आदमी है, नीरव मोदी बहुत लॉयल आदमी है. अब हम लोग ये सुनते रहते हैं कि लोग यहाँ से पैसे उसे कमा कर लेके स्विस बैंक में डाले हैं, उसका लिस्ट कभी निकलता नहीं है. कभी निकलेगा भी तो मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ उसमें एक मुसलमान का नाम नहीं होगा. मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो किस कौम से आएंगे. अब आज जब आप कोई भी शहर में जाएंगे, घटिया रोड बना हुआ है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर मुसलमान नहीं है. रोड का कॉन्ट्रैक्टर जो होगा ना, तो ज्यादातर करप्शन जो जितने सारे होते हैं, तो उसका कोई इंपिरिकल एविडेंस नहीं है कि हर हिंदू सुबह से उठकर देश का प्यार करता है. नहीं होता है. जब वो होता तो इस देश का हालत इतना नहीं होता है ना. इट इज वाइडली नोन फैक्ट अबाउट. ठीक है. So that is what the argument is. So what we are going through is essentially an ideological warfare of Hindu supremacy. And there is enough evidence to show that two laws are emerging in different corners of this country, particularly where Hindu right is an unpower. There is one law for Muslims and there is another law for others. इसके एग्जाम्पल आप बुलडोजर जस्टिस से देख सकते हैं, बहुत सारे मिसाल से देख सकते हैं. ये दो तरीके के हो गए. आज ये हालत है कि everything about Muslim is a problem in this country because Muslim is a problem in this country.
इस वतन में जहां पर हर शहर, हर बड़े शहर, छोटे शहर में सुबह से शाम तक इतना हॉन्किंग होता है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, इतना हॉन्किंग सुनेंगे कि दिमाग खराब हो। वहां पे अजान इज ए प्रॉब्लम, उसके लिए कानून बना है इन उत्तर प्रदेश। द सेपरेट लॉज हैव बीन मेड कि कितने माइक यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना। आपका दरगाह का लीगलिटी क्या है, आपकी मस्जिद का लीगलिटी क्या है, वो सवाल है। आपके कब्रिस्तान में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सवाल है। आपके कपड़े बच्चियां क्या पहनेंगी, नहीं पहनेंगी, वो सवाल है। जबकि बहुत मुसलमान खुद जानबूझकर दाढ़ी बढ़ाता है या टोपी पहन के घूमता है, यूपी में या हैदराबाद में, हर जगह में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एलिगेशन कन्वरिया यात्रा में लगाया जाता है कि बॉस ये छुपाता है, नाम छुपा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी कंवरिया जो यात्रा होता था उसमें है कि दुकान में अपना नाम डालो। अरे तो दाढ़ी शकल से उसको पता है ये मुसलमान है, वो नाम क्यों छुपाएगा। So what you come across is this, that every aspect of Muslim identity is subjected to scrutiny, and there is a way to deal with it, and there is an attempt to deal with it, to erase it, to intervene it, to twist it. तो जब सारे स्कॉलर्स जो पढ़ते हैं कि that there is an attempt by the government to harass Muslims in some way or another is something that is not, I am the only person who has found it out. There is a general impression in this country about it. पार्लियामेंट में डिबेट होता है, पार्लियामेंट में भी कई बार प्राइम मिनिस्टर को ये बात कहा गया है कि आपके सरकार में मुसलमान नहीं है। जो पार्लियामेंट का स्पीच सुनेंगे उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये बात उठाते हैं। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने 303 टिकट दिया, उसमें एक मुसलमान को टिकट दिया केरला में। आउट ऑफ 303 कैंडिडेट्स बीजेपी फील्ड इट। But the point is, BJP knew it very well, and those who distributed the ticket, that candidate was not going to win. ये भी उनको पता था कि केरला में जिस कॉन्स्टिट्यूशन में खड़ा हो रहा है वहां पे जीतने वाला नहीं है। They knew it कि they are not going to get 303 seats win, but जितने हारेंगे उसमें ये बंदा एक होगा। So idea is not to make Muslim represent there. और बीजेपी के पार्टी में अभी भी कुछ मुसलमान ज्वाइन किए हुए हैं। आपके पूनावाला हैं, आपके साजिया इल्मी हैं, सारे स्पोक्समैन हैं जो कि बीजेपी का जो सोच है उसको बीजेपी के लोगों से ज्यादा जोर से आपके सामने डालने के लिए कोशिश करते हैं, जिनको हम मेरे इसमें मैं उनको एजेंट्स ऑफ हिंदुत्व करके डिस्क्राइब करता हूँ। Who they are agents of हिंदुत्व। Okay? There are always collaborators। जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म चल रहा था यहाँ पर, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, अंग्रेज लोग गांव से लेकर दिल्ली सल्तनत तक अंग्रेजों लोग नहीं संभालते थे, उसके बहुत सारे इंडियन कोलैबोरेटर्स थे। In every unjust system there are always local collaborators। So the idea, so you should not be surprised that there are people who are joining, there are people who will, एक कोई नालायक आदमी को तुम उसको मंत्री बना दोगे, बोलेगा अरे घर उर मिल रहा है, मारो गोली यार, सारा चीज, चलो अपना काम करो, है ना। But the question is, एक बहुत अच्छी बात गांधी जी ने कहा था जब अंग्रेज के खिलाफ वो लड़ रहे थे, तो उनको एक बंदा आया कि इतना पावरफुल रेजीम है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग तो विल बी क्रस्ड, उनको खत्म हो जाएंगे, वी हैव टू कोऑपरेट। गांधी जी ने उनको एक एडवाइस दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि कोऑपरेशन इज ए मस्ट, बिकॉज व्हेन द स्टेट हैज ए मोनोपोली ओवर लॉ, ओवर कोर्सन, कि आपको उठा के लेके गायब कर देगा, so you have to cooperate, but that cooperation has to be within the framework of resistance। समझ गए? If our purpose is to defeat colonialism, then we have to work accordingly about it। So सारे लोग, जैसा अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वहां पे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछी कि मुस्लिम्स के बारे में क्या बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। So there has been a general awareness even globally that something is seriously wrong
happening to Indian Muslims. So ज़्यादातर scholars या human rights bodies या governments, जैसा यूरोपियन कमीशन हुआ, foreign governments हुए, they are all looking at it as a case of minority rights violation. कि मुसलमान के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो एक माइनॉरिटी राइट्स वायलेशन है। डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज की राइट्स होती है और उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। दैट इज हाउ इट इज बीइंग, दैट इज द फ्रेमवर्क व्हिच एवरीबॉडी यूजेस इट, एंड आई डिसएग्री विद दैट फ्रेमवर्क। In my book, what I'm trying to argue is this is not a conventional case of minority rights violation. What is unfolding is a de-Islamization process. It is a de-Muslimization process. This is not a minority rights violation. Then what is the difference between minority rights violation and de-Islamization process? The de-Islamization process is far more comprehensive and all-encompassing. Whereas minority rights violations happens in some areas and attempts are made to fix it. The argument is that here is a community which is equal with others and has fallen behind, and it is the obligation on the part of the state to bring the community forward. कि जब सचार कमेटी बैठा, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, the findings of सचार कमेटी is essential and evidence of minority rights violation. कि मुसलमान फैमिलीज एक एस्पायरिंग कम्युनिटीज है जो कि बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन बच्चा ड्रॉप आउट करता है क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो उसको डील करने के लिए स्टेट उसको स्कॉलरशिप दे कि बच्चा अपना पढ़ाई करे. दैट इज ए क्लासिक केस ऑफ माइनॉरिटी वायलेशन. लेकिन जब गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाता है कि मदरसे में संस्कृत पढ़ाना जरूरी है, दैट इज ए डिफरेंट प्रोजेक्ट. So I have argued in my book that what is unfolding is a de-Islamization process, not a minority rights violation. तो मैं इसे अभी यहीं पे रखता हूँ. Then we can have discussion for another 20-25 minutes. And when you read the book, more details. So there are different dimensions of Muslim question regarding Muslim women, Muslim backwardness, violence against Muslims, वगैरह वगैरह सारा चीज़ हर चैप्टर्स में मैंने डील किया हूँ. तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो then you will understand it. ठीक है? So now we are open to floors and we can have discussions. Yes, Mr. Naik. जो एक चीज है आप बोले कि एजेंट है जो Agent of हिंदुत्व, yeah. पॉलिटिकली वो चेंज किए हैं और पहले भी थे, स्पोक पर्सन थे, लेकिन वो सब हार गए. लेकिन अभी और नया जनरेशन वहाँ एंट्री किए हैं और उसी साइड में आप लोग को मतलब मुसलमान को स्पेस नहीं दे रहे. बीजेपी पूरा टोटली नहीं दे रहा. और जो यूपी का मैंने देखा एक पीस पार्टी हुआ करता था, वो भी खत्म हो गया. तो अगर ऐसे होगा तो कैसे इंक्लूजन होगा? You see, I don't, इसको दो तरीके से देख सकते हैं. मैं किताब में लिखा हूँ इसके बारे में. हिंदुस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके का मुसलमान चाहता है. Okay? आप सेकुलरिस्ट हो सकते हैं, आप मॉडर्निस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप जब गांधी फैमिली का पैर नहीं छूते हैं तो आपको कांग्रेस में कोई जगह नहीं है. You may be a very well educated, secular, modern Muslim. Ideologically, you agree with everything that the Congress party does, but you are not a loyalist of the Congress party. Not a good Congress politician, or a good Muslim according to Congress version of it, right? And that is true with other political parties. आप बहुत अच्छे ये हैं, लेकिन नाम के मुसलमान हैं, धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, आप कम्युनिस्ट हैं. तो बोलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलेंगे कि ये सही मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता है, सही मुसलमान है. अरे मुसलमान जब नमाज नहीं पढ़ेगा तो पढ़ेगा कौन? एक बहुत मशहूर पेजेंट लीडर थे, आप जानते हैं नाम, टिकायत साहब. भारत किसान यूनियन करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक बहुत मशहूर मूवमेंट था, बीकेयू, जिनके बेटे अभी चलाते हैं. राकेश टिकायत वगैरह के बारे में आप सुनते होंगे. उनके बेटे महेंद्र सिंह टिकायत बहुत ही मशहूर आदमी. उनके जो सबसे प्रोमिनेंट लॉयलिस्ट थे, डोमिनेंट उनके जो डेपुटी थे, वो मुसलमान थे.
उनका नाम था गुलाम मोहम्मद मियाँ करके, उनके नंबर 2 थे उस मूवमेंट में, भारतीय किसान यूनियन में। मैं उनको जानता था, उनका इंतकाल एक साल पहले हुआ। आई रोट ए लीड ऑबिचुअरी ऑन हिम फॉर हिंदू न्यूज़पेपर। तो वो जब इंतकाल हो गया, तो आप मुजफ्फरनगर में कब दंगा उंगा हुआ था वहां पे, तो मैं उसमें कुछ काम किया हूँ। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो मुझे बताया, क्योंकि वो दंगे के वक्त में थे तो एक्टिविटीज उनका काफ़ी सारा था, तो वगैरह वगैरह। तो एक बहुत फेमस मशहूर कम्युनिस्ट लीडर हैं सुहासिनी अली करके, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी। तो सुहासिनी अली मुझे कहा, अरे गुलाम, अरे वो तो नमाज पढ़ता है। दिस इज अ कम्युनिस्ट, उनके लिए वही मुसलमान होता है जो इस्लाम में एतबार नहीं रखता है, जो मस्जिद नहीं जाता है, जो शराब पीता है, मतलब जो जो चीज इस्लाम में मना है, जो करता है आम इंसान में, क्योंकि वो अच्छा मुसलमान। तो मेरा ये कहने का है, हिंदुस्तान के हर आइडियोलॉजी में अपना अपना कंस्ट्रक्शन है कि बस इसी तरीके का मुसलमान सही मुसलमान है। तो मुस्लिम इन इंडिया इज नॉट फ्री। अब मुसलमान जब मस्जिद नहीं जाएगा, नमाज पढ़ेगा, तो कौन नमाज पढ़ेगा? ब्राह्मण पढ़ेगा? ब्राह्मण नहीं पढ़ेगा। ठीक है ना? तो बात ये होता है कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू। तो बीजेपी भी अपने तरीके से उसी तरीके का मुसलमान, जो सेकुलरिज्म को क्रिटिसाइज करेगा, जो बोलेगा तुष्टिकरण खत्म कर दिया, जो हमारे पूना वाला साहब है, सुबह से उठ के एकदम चिल्लाते हैं, वो तो पानी पीते हैं उनका असर, लेकिन दिमाग में शराब का होता है, तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बकवास बकते रहते हैं। मैं एक मुसलमान के हिस्से से क्या क्या बकते रहते हैं। और हमारे तरह पढ़े लिखे लोगों को मीडिया में कोई जगह नहीं है। इसका भी एक असर वही है, जो ओवरऑल वेजिटेरियन का जो इन्फ्लुएंस है ना, इनको वैसे ही मुसलमान चाहिए टेलीविजन में जो उनका आइडियोलॉजी को प्रमोट करे। हमारे तरह लोगों को उन लोग नहीं बुलाएंगे। When I write for major dailies of India, I am never invited to any public discussions. Uh, maybe because Poonawalla has a more attractive nose that I have. That's another matter. But the question is this: उसका एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, क्योंकि as you know, a large part of Indian media is being co-opted by the regime. जो पर्टिकुलर जिस तरीके से बिट जाएगा वो जाएगा, वो सारा चीज, क्योंकि बहुत सारे टेलीविजन एंकर हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से ज्यादा लॉयल हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी की तरफ, है ना? तो ये भी मसला है। So now the question of Muslim inclusion. So I don't see that BJP has any project of Muslim inclusion. I'll give you another example about a particular issue that began in Hyderabad. I think sometime in the month of July 2022, Prime Minister came to Hyderabad to address the National Executive Meeting of Bharatiya Janata Party, जहां पर पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में प्रॉब्लम है और उसको हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में है वो है पसमंदा का। पासमंदा का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इन पब्लिक लाइफ फॉर मेनी इयर्स, एटलीस्ट इन पावर सिंस लास्ट 24 इयर्स। 2002 से उन्होंने प्राइम चीफ मिनिस्टर बना, तब से उन्होंने ही हैज बीन इन लाइमलाइट इन द वेरी बिगिनिंग। और कभी कभी वो अपने ज़िंदगी के बारे में भी जिक्र करते हैं, जिससे पता चलता है कि बचपन में भी वो मुसलमानों को जानते थे, उनके क्लासमेट कोई मुसलमान था, एक मुस्लिम नेबरहुड में बड़े थे, वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ उन्होंने खुद ही बताया। लेकिन उनको पसमंदा पहली बार पता चला 3-4 साल पहले। और 2020 से अब तक आप देखिए, बीजेपी पसमंदा के सिलसिले में कोई स्टेप लिया है क्या? कितने जगह पर वो पसमंदा मुस्लिम्स को इलेक्शन में लड़ने के लिए टिकट दिया है? कितने गवर्नमेंट में, इनके इतने स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर पसमंदा को इन्होंने मिनिस्टर बनाया या एमएलए बनाया? सो इन माय अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो सिंसियर एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बीजेपी टू इंक्लूड मुस्लिम्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया उसके कॉन्वोकेशन एड्रेस करने के लिए, तो कोविड का ज़माना था। तो उस कोविड के ज़माने में
उनको जी गर्म हो, थैंक यू। इतना टॉपिक गर्म है उसमें अब चाय गर्म कितना तो ये उनको बुलाया गया कन्वोकेशन में, वो ऑनलाइन स्पीच दिए थे अलीगढ़ में, आप वो स्पीच पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे लोग, देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड सम हुदा, वो भी उसमें आर्टिकल लिखे कि नाउ दिस वर्ड, बहुत तारीफ करके लिखे। लेकिन उस स्पीच में उन्होंने एक लाइन कहा कि सियासत के दायरे के बाहर बहुत कुछ हो सकता है। एक सेंटेंस उन्होंने कहा था कि मुसलमान भाई तुम सियासत में मत आओ, सियासत के बाहर रहो। जब सियासत के दायरे के बाहर बहुत कुछ हो सकता है तो आप सियासत में क्यों हैं? आप भी बाहर रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, संन्यास ले लीजिए, है ना? So the question is this, there is, in my sense, in my understanding, Bharatiya Janata Party of present time, there is a difference between Atal Bihari Vajpayee's BJP and the present generation BJP. मैं सारा बात, सिक्वा हिंद जो है एक ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी का फर्स्ट वॉल्यूम है। इसका जो दूसरा वॉल्यूम मैं लिखने का काम कर रहा हूँ वो है इस्लामोफोबिया के ऊपर में। In what sense Indian Islamophobia is very distinct as opposed to Islamophobia elsewhere else. What is this connection with Hindutva? In what sense Hindutva has used Islamophobia in promoting itself or legitimizing itself? और जो तीसरा ये है वो सेकुलरिज्म के ऊपर में है, that why the secular experiment of India did not work out, है ना? तो इसे ट्रायोलॉजी, it will take me some time to complete it, basically to understand the micro foundations of Indian democracy from the point of view of minority rights and what are the predicament and what are the challenges it has faced. That is how theoretically it is evolving. It will take me another 6, 7 or 10 years for all of this to fructify. So from my understanding, this is my understanding, is this, that BJP has no intention of either empowering of it because of its own interpretation of history, because these are all, the idea is essentially to convert Muslims from citizens to subjects. The citizens have rights, subjects don't have rights. We were subjects under British colonial rule. So that's precisely what is unfolding slowly and slowly. And as it becomes a normal process, when Muslims will begin to feel this is okay, when opposition will begin to feel this is okay, then, you know, then there will be no organized protest for it or organized aspirations for it. उनका जो आर्गुमेंट है कि हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, हजारों साल से आप जब यहाँ पे रह रहे हैं इसलिए कि हम अच्छे हैं, इसलिए कि आप अपना मंदिर या चर्च, मस्जिद या चर्च वगैरह बना के रखे हुए हैं, आपको हमारा जो ये बड़ापन है इसको एक्सेप्ट कर लो, आपकी जब कोई तकलीफ होगी, हमें जब वक्त होगा हम सोच के आपको मदद करेंगे। दिस इज द ओवरऑल अप्रोच। अब ज्यादा किया तो आपको बुलडोजर जस्टिस करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करेंगे, ज्यादती मत करें, हक मत आगे प्रोटेस्ट करे तो ये किए तो वो किए, वो नहीं चाहिए। कई साल पहले एक अच्छा स्पीच राहुल गांधी, जो बहुत कम देते हैं, कभी कभी देते हैं, तो बाहर गए थे तो एक स्पीच दिए थे, इसमें कहा कि यूरोप में कि आरएसएस इज लाइक आईएसआई, जो सॉरी उनका जो वहाँ का जो सीरिया में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे, आईएसएस, he compared RSS because Western audience was not able to understand RSS, but when he compared it with them, then they were able to understand it कि that वो this is what it is about. तो उसमें थोड़ा RSS का जो लीडरशिप है वो घबरा गए. So then they organized a 3-day meeting in New Delhi where they invited Mohan Bhagwat Sahab to deliver and explain to diplomats of 60 plus countries in दिन तक कि what RSS stands for. मैं उसके ऊपर में कई इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल आए इंटरव्यू देने के लिए. उसमें मोहन भागवत जी ये कहे कि विदाउट मुस्लिम्स देयर इज नो हिंदुत्व. ये स्टेटमेंट होना चाहिए, आप गूगल करेंगे आप मिल जाएगा.
So when journalists ask me that, what do you say about it? If critics are saying the long-term agenda of Hindutva politics is to eliminate Muslims, but he's not saying that. He's saying without Muslims, there is no Hindutva. It means Muslims' existence is important. So my question was that it is not important for you to tell me that without Hindutva, without Muslims, there is no Hindutva. My concern is, what is the place of Muslims in Hindutva? Is Muslim equal or permanently subordinate and unequal? Like Dalits in this country. Dalits have lived in this country for thousands of years. But what has been their position with respect to Brahminical order? Okay, you will live, but at the corner of the village. You will do whatever I want you to do. When somebody in my family dies, you will come and serve us. Otherwise, I don't want to see your face. You can't walk in front of us. You can't sit in front of me. तो अभी एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है, पॉलिटिकल स्लोगन, बटेंगे तो कटेंगे, इकट्ठे हो जाओ ये तो खत्म हो जाओगे. Different versions of it. It's a political slogan to which secular political parties have no answer. इसका जबरदस्त एक चल रहा है. इसका क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होगा, इलेक्टोरल रिवार्ड्स होगा, वो महाराष्ट्र और यूपी में जो बाई इलेक्शन होता है पता चलेगा, जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा. बट जबरदस्त एंथुजियाज्म मीडिया में काफी डिस्कशन हो रहा है. अब आप एक सवाल को देखिए, बटेंगे तो कटेंगे. व्हाट डज इट टेल यू? इसको केयरफुली एनालाइज कीजिए. इट्स ए प्रोवोकेटिव स्लोगन, काफी प्रोवोकेटिव है. इसका एक पॉलिटिकल रेजोनेंस है. The fundamental problem of this country has been, at the surface it would appear as if this is a slogan which appeals for fraternity. लोग इकट्ठे हो जाओ, दोस्ती बनाओ, affectionately treat करो, वगैरह वगैरह. If you carefully examine the speeches delivered by Mr. Yogi Adityanath in this connection to Narendra Modi, to Mohan Bhagwat, वो भी इसके बारे में बोले in different versions. We'll just finish in 2 minutes. So, you will come across the basic appeal is about fraternity. कि हिंदू समाज में दोस्ती और solidarity बनना चाहिए. Okay. But what is the fundamental problem? The historically fundamental problem of this country has been equality. बटोगे तो कटोगे. If you're talking about unity within Hinduism, are you talking about Thakurs and Dalits are equal? Is there an explanation about that? Is there a clarity in that slogan about that? No, there is no clarity in that slogan. The fundamental problem of this country is this. It is about equality between castes, equality between religion, equality between gender. That is the fundamental problem of our country. That is precisely the ambition and aspiration that the Constitution wanted and has laid it out. And that is exactly something that all political parties have moved in different directions. So clearly polarization is not neither a step, nor a method, nor a strategy to bring equality, but to perpetuate not just inequality, but a hostile inequality, which would become an enduring source of violence. That's precisely is unfolding in our country. समझ गए? अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें क्या है? What is the central trinity of the theme? Liberty, equality, and fraternity. You cannot have fraternity without equality. If I and you are unequal, how can we be built? If अब हम जब आप खाना एक साथ नहीं खाएंगे, फिल्म एक साथ नहीं देख सकते हैं, ट्रेन में जाएंगे तो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, शादी नहीं हो सकती है,
how can you have fraternity? You tell me. You can have a superficial fraternity. It cannot be a substantive fraternity. Fraternity is important, very important for any form of nationalism, very important for any form of nation building. But that fraternity has to be substantive. And for substantive fraternity, you have to address the question of equality. And that equality is about between castes, between religion, and between gender, between region, between language. You can't say Hindi is the supreme and the Telugu is inferior. You can't say Tamil is inferior and Bengali is this. In a complex and historically diverse country like ours, this is very crucial that each of us should have mutual respect for each other and appreciation for each other. So that is where the real problem lies. But unfortunately, the political response to all these agendas have been very, very limited. Very, very limited. And the Hindu right, broadly, I'm talking about BJP, RSS, and the rest, there are a lot of resources now. As a result of which, they have created an ecosystem which looks like legitimate, winning, triumphalist now. But all ecosystem created by propaganda, if it does not address the substantive issues, eventually collapses. The more classic example is the Soviet communism. Enormous amount of propaganda, but it did not address the fundamental problems. It collapsed. Therefore, it is very crucial for us to think about it, that, as I said, that each and everything that we do has to be driven by a desire to resist this kind of interventions and ideologies. Even if on the surface it does not look like that. Okay? Almost at the end of it. So I am available on Facebook and these things about it, and we will see. There